नमस्कार, जय हिंद बच्चों। आप सभी का जेई क्लासेस मेरठ में स्वागत है। मैं आशीष कौशिक, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट, और आज हम वन शॉट करने वाले हैं फॉर यूनिट नंबर 4 विच इज मल्टीपल इंटीग्रल। मल्टीपल इंटीग्रेशन में बेसिकली सभी टॉपिक्स इंटीग्रल की फॉर्म में हम कवर करने वाले हैं, जहां पर आपके टॉपिक होंगे बच्चों दीज आर डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ वेरिएबल्स, बीटा एंड गामा फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज, Dirichlet integral and their application to area and volume, lie value extension of Dirichlet integral। इन सब टॉपिक्स को आज हम करने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ वन शॉर्ट क्लास। यहां से देखिए, हर एक यूनिट का वेटेज इक्वल है। हर एक यूनिट से आपका टोटल 70 मार्क्स का पेपर है। ऑप्शंस भी उसमें आते हैं। जैसे सेक्शन ए होता है तो सेक्शन ए में आपको 2 मार्क्स के 7 क्वेश्चंस मिलेंगे। वहां पर कोई इंटरनल चॉइस नहीं है, सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी में 5 से 3 अटेम्प्ट करने हैं, और सेक्शन सी में आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। हर एक में इंटरनल चॉइस होता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर ओवरऑल हम देखें, लगभग 100 मार्क्स का पेपर आपका बन के आता है, जिसमें से आपको 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है। हर एक यूनिट से 20-20 मार्क्स का पेपर आपका डेफिनेटली वहां से आने वाला है। तो ये यूनिट का वेटेज भी सिमिलर टू एवरीवन है बच्चों। सबसे पहले हम देखते हैं डबल इंटीग्रल क्या होता है, फिर हम ट्रिपल इंटीग्रल के बारे में बात करेंगे, फिर चेंज ऑफ ऑर्डर and rest of the things we are going to complete in this one short class. Welcome to all. Let's start the lecture now. सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों डबल इंटीग्रल। क्वेश्चन के मीडियम से ही मैं आपको प्रॉपर जो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे बच्चों, वो अप्लाई करने जिस तरह से करेंगे वो सब मैं आपको बताता रहूंगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यू हैव टू फाइंड आउट इंटीग्रल 0 to 1 इंटीग्रल 0 to x स्क्वायर e टू दी पावर y अपॉन x dy एंड dx। सबसे पहले आपको बच्चों क्या करना है, लिमिट्स देखना है। कौन सी लिमिट वेरिएबल है, कौन सी लिमिट कांस्टेंट है। तो जो लिमिट यहां पर लिखा है बच्चों 0 to 1, ये तो वेरिएबल है। ये वाला लिमिट तो वेरिएबल है। अभी किसका है ये मैंने आपको नहीं बताया है। और ये ये लिखा है इंटीग्रल 0 to 1, ये लिमिट आपका कांस्टेंट है, और इंटीग्रल 0 to x स्क्वायर ये लिमिट वेरिएबल है। तो जब भी कभी आपकी एक लिमिट कांस्टेंट और एक लिमिट वेरिएबल हो, तो आप पहले ये देखिए वेरिएबल लिमिट बेसिकली है किसकी। अब इसको लिमिट को रीड करो, 0 to x स्क्वायर यानी कि x की फॉर्म में है, तो ये x की फॉर्म में है, इसलिए ये तो लिमिट ऑफ y हुआ। अगर ये y की फॉर्म में होता तो x की लिमिट होता। अगर ये x की फॉर्म में है तो दिस इज लिमिट ऑफ y, और ये जो कांस्टेंट लिमिट है ऑब्वियसली ये लिमिट अब आपकी x की हो जाएगी। तो किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कौन सी लिमिट किसके लिए हम यूज करने वाले हैं। तो लिमिट ऑफ x तो है बच्चों x इक्वल्स टू 0 to 1। लिमिट ऑफ y है हमारे पास y इक्वल्स टू 0 to x स्क्वायर e टू दी पावर y अपॉन x dy एंड dx। सबसे पहले हमेशा वेरिएबल लिमिट के लिए सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इंटीग्रल जो करेंगे वो y के लिए करेंगे यहां पर। और ध्यान रखना, जब आप y के लिए इंटीग्रल कर रहे हैं तो उस केस में x आपका कांस्टेंट होता है, तो e टू दी पावर y अपॉन x का इंटीग्रल, एक्सपोनेंशियल टर्म का इंटीग्रल सेम रहता है। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं आप, यहां पर y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा डिवाइड में आता है, इंटीग्रल में, डिफरेंशियल में मल्टीप्लाई में जाता है। तो y का कोफिशिएंट देखिए 1 अपॉन x है, इसलिए 1 अपॉन x यहां पर डिवाइड में आएगा। दिस इज dx हियर, और लिमिट जो y की है वो है 0 to x स्क्वायर। तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 अपॉन x का मतलब आप इसको लिख लेते हैं x e टू दी पावर y अपॉन x, दिस इज 0 to x स्क्वायर एंड dx। लिमिट रखना हमें आता है, पहले अपर लिमिट पुट किया जाता है जो कि x स्क्वायर है, फिर हम लोअर लिमिट पुट करेंगे जो कि 0 है। तो पहले तो आपने y को रिप्लेस किया x स्क्वायर से, दिस इज x स्क्वायर अपॉन x, और फिर 0 से, तो x से x कैंसिल आउट होकर तो हमें मिल रहा है बच्चों यहां पर e टू दी पावर x। दिस इज x इक्वल्स टू 0 to 1 x, ये रह जाएगा e टू दी पावर x, और किसी की भी पावर 0 1 होता है। मल्टीप्लाई कर लीजिए x का। जब आप x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास x इक्वल्स टू 0 to 1 x e टू दी पावर x माइनस x एंड dx। यहां पर फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड इंटीग्रल बाई पार्ट अप्लाई होगा। तो इंटीग्रल बाई पार्ट जब आप अप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला मैं आपको पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम। फर्स्ट फंक्शन यानी कि x ऐसे ही, सेकंड फंक्शन e टू दी पावर x का इंटीग्रल e टू दी पावर x हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन x मैंने यहां पर ऐसे ही लिखा है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल करके लिखा है, फिर यहां पर आप माइनस साइन अप्लाई करेंगे। अब आप x को डिफरेंशिएट करके यहां पर लिखें, 1 आने वाला है,
ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रल करके लिख दें, तो ये फाइनली यहाँ पर ई टू दी पावर एक्स आएगा। ये आपका इंटीग्रल हुआ एक्स ई टू दी पावर एक्स का। फिर एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो -x²/2 होगा। दिस इज लिमिट 0 to 1। तो लिमिट है हमारी यहाँ पर 0 to 1। पहले 1 पुट करो, तो दिस इज x की जगह 1 रिप्लेस किया, ई टू दी पावर 1 माइनस ई टू दी पावर 1 -1/2। फिर आपने लोअर लिमिट पुट किया तो ये तो 0 हो जाएगा, -e टू दी पावर 0 एंड -0। फाइनल कैलकुलेशन देखिए क्या बनकर आ रहा है। ई से ही कैंसिल आउट होकर तो -½ मिला, माइनस माइनस +1, 1 -½ यानी कि हाफ, तो 1/2 इसका यहाँ पर आंसर हमारा बनकर आया है। तो ये एक क्वेश्चन था जिसमें एक लिमिट कांस्टेंट था, एक लिमिट वेरिएबल था। अगर 0 to मतलब x की फॉर्म में वेरिएबल लिमिट है तो y की होगी, अगर y की फॉर्म में है तो वो x का होगा, बस ये ध्यान रखना है। रेस्ट ऑफ द लिमिट कांस्टेंट लिमिट हो जाएगी रिमेनिंग वेरिएबल्स की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दिस वन। अब देखिए यहाँ पर आप कहोगे सर यहाँ पर तो दोनों ही लिमिट आपकी कांस्टेंट हैं, अब कैसे करेंगे? तो अगर मेरे पास दोनों ही लिमिट कांस्टेंट हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखो अब हम क्या करने वाले हैं, आपके पास इंटीग्रल है यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 to π/2 इंटीग्रेशन π/2 to π cos x plus y एंड dy एंड dx। तो आप क्या करें, ये जो फर्स्ट पोर्शन है दिस वन, ये तो y के लिए सॉल्व कर लें और बाहर वाला पोर्शन फिर x के लिए सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पहले y के लिए सॉल्व कर लेते हैं। जब आप इसको y के लिए सॉल्व करेंगे तो cos x plus y का इंटीग्रल sin x plus y होगा। लिमिट आपकी यहां पर है π/2 to π एंड दिस इज dx। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करो बच्चों, ध्यान रखना इसके लिए किया है इंटीग्रल हमने, y के लिए किया है। तो इंटीग्रल 0 to π/2, पहले आपने y को रिप्लेस किया पाई से, तो साइन पाई प्लस एक्स आया ये, फिर माइनस साइन π/2 प्लस एक्स एंड दिस इज dx। साइन पाई प्लस एक्स यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट है तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा ये। दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to π/2 साइन पाई प्लस एक्स तो हुआ माइनस साइन एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट में है आप, और साइन π/2 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो ये हुआ आपके पास कॉस एक्स एंड दिस इज dx। देखिए साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस ऑलरेडी है यहां पर, इसको तो cos x लिख देते हैं, और cos x का इंटीग्रल sin x होता है बच्चों। दिस इज 0 to π/2। पहले आपने यहां पर π/2 पुट किया तो cos π/2 माइनस साइन π/2, फिर माइनस साइन आपने 0 पुट किया तो cos 0 माइनस साइन 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, तो देखिए cos π/2 की वैल्यू तो बच्चों 0 होती और साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है। cos 0 1 होता है और साइन 0 0 होता है, तो -1 एंड -1 इट इज इक्वल टू -2। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डबल इंटीग्रल। ओके, अब हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट पर, जो कि ट्रिपल इंटीग्रल है। दिस इज, तो आपको यहां पे देखिए 3 वेरिएबल नजर आ रहे हैं, dx dy dz विद रिस्पेक्ट टू x y z इंटीग्रल है तो ट्रिपल इंटीग्रल हुआ। यहां पर भी मैंने 2 तरह के क्वेश्चंस लिए हैं, एक में तीनों लिमिट कांस्टेंट है और एक में आपके पास लिमिट वेरिएबल्स की फॉर्म में। पहले कांस्टेंट समझ लेते हैं यहां पर, फिर वेरिएबल्स को समझ लेंगे। तो पहले इस वाले क्वेश्चंस को सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। यहां पर है हमारे पास इंटीग्रल 0 to 1 1 to 2 2 to 3 x y z and this is dx dy and dz। तो ये बनेगा हमारे पास, देखिए बच्चों मैंने आपको भी बताया था मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखना। 0 to 1 1 to 2 एंड थर्ड लिमिट इज 2 to 3 और यहां पर लिखा है एक्स वाई जेड एंड दिस इज dx dy एंड dz। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं। ये लिमिट x के लिए हो जाएगी, फिर सेकंड लिमिट y के लिए और थर्ड लिमिट बाहर वाली लिमिट z के लिए हो जाएगी। चलिए x के लिए जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आने वाला है, इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटीग्रेशन 1 to 2 दिस विल बी x²/2 लिमिट हो जाएगा यहां पर 2 to 3 yz dy एंड dz। चलिए पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। इट इज 0 to 1 1 to 2
तो दिस इज 9/2 माइनस 4/2 yz एंड dy एंड dz। तो ये बन के आएगा 9 माइनस 4 यानी कि 5/2। तो मैंने बाहर लिख दिया है इसको 5/2 को, इंटीग्रल 0 to 1 1 to 2 yz dy एंड dz। अब हम क्या सॉल्व करने वाले हैं, इस पोर्शन को सॉल्व करने वाले हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रल होगा बच्चों, z कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू 5/2 इंटीग्रल 0 to 1 y²/2 z, और लिमिट कितना है यहां पर 1 to 2 एंड दिस इज dz। z तो कांस्टेंट है, तो आप पहले यहां पर इंटीग्रल 0 to 1, ये हो जाएगा अपर लिमिट यानी कि 4/2 माइनस 1/2 एंड दिस इज z और dz। 4 माइनस 1 यानी कि 3/2, तो 5/2 पहले से ही था, इंटू 3/2 हमें मिला, इंटीग्रल 0 to 1 z एंड dz। तो जब आप यहां पर अब z के लिए इंटीग्रल करेंगे बच्चों, ये हुआ 15/4 और इट विल बी z²/2। दिस इज 0 to 1, ये आएगा बच्चों हमारे पास 15/4 1/2 माइनस 0, इट मीन्स 15/8। इट इज फाइनल आंसर हियर विच इज 15/8। ओके, अब यहां पर आते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले तो आपको ये देखना है सेकंड क्वेश्चन में कि आप लिमिट किस तरह से लेंगे। कांस्टेंट में तो मैंने आपको बता दिया है। अब यहां पर देखिए सबसे पहला टास्क हमारा ये है कि हम लिमिट्स को किस तरह से लेते हैं। इंटीग्रल है हमारे पास 0 to 1 0 to x 0 to x प्लस y dx dy। सबसे पहले ये समझिए कौन सी लिमिट x की होगी, कौन सी लिमिट y की, कौन सी लिमिट z की। तो देखिए फर्स्ट लिमिट है 0 to 1, अभी मुझे नहीं पता है किसकी लिमिट है। सेकंड लिमिट है 0 to x, अगर इसमें x आया है तो ये x की लिमिट तो हो ही नहीं सकती है। दिस इज 0 to x प्लस y, तो यहां से स्टार्ट कीजिए। इसमें x और y दोनों आ रहा है थर्ड लिमिट में, तो ये किसकी लिमिट होगी, z की लिमिट होगी, यानी कि ये तो हुआ z इक्वल्स टू 0 to x प्लस y। इस लिमिट में x आ रहा है यानी कि y की लिमिट हो गई, तो y की लिमिट हुआ y इक्वल्स टू 0 to x और x आपका कांस्टेंट हुआ 0 to 1, ठीक है। दिस इज dx dy dz। तो सबसे पहले आप उसके रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे जिसमें दोनों वेरिएबल्स हैं। इसमें x और y आया हुआ है ना, यानी कि पहले z के लिए इंटीग्रल होगा, फिर सिंगल वेरिएबल वाला यानी कि y के लिए इंटीग्रल होगा, फिर कांस्टेंट के लिए इंटीग्रल होगा। तो पहले आप z के लिए इंटीग्रल करें, तो यहां पर तो बेसिकली इंटीग्रल तो 1 का ही होना है। ये बनेगा हमारे पास इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to x, ये z आ जाएगा, एंड दिस इज 0 to x प्लस y dx एंड dy। पहले अपर लिमिट रिप्लेस करते हैं, देन माइनस, फिर लोअर लिमिट रिप्लेस करते हैं बच्चों। ये आया हमारे पास 0 to 1 0 to x, तो आपने अपर लिमिट x प्लस वाई रिप्लेस किया एंड इट इज -0 dx एंड dy। दिस इज फाइनली 0 to 1 0 to x, तो आपके पास ये रहा x प्लस वाई dx एंड dy। तो आपने z के लिए इंटीग्रल कर दिया है। अब हमें किसके लिए इंटीग्रल करना है, जिसकी लिमिट x है। तो x की लिमिट है तो x की तो हो नहीं सकती है, x की फॉर्म में अगर लिमिट है तो डेफिनेटली इट विल बी द लिमिट फॉर y। तो अब आप y के लिए इंटीग्रल करेंगे, x के साथ इंटीग्रल करेंगे तो एक्स वाई आएगा प्लस y²/2 एंड लिमिट इज हियर 0 to x। पहले अपर लिमिट पुट कीजिए, फिर लोअर लिमिट पुट कीजिए यहां पर। तो अपर लिमिट जब आप यहां पर पुट करेंगे बच्चों, जो कि x है, तो ये आ जाएगा x², फिर ये आ जाएगा x²/2 और लोअर लिमिट तो 0 है इसलिए -0 एंड इट इज हियर dx। इसको कैलकुलेट करो बच्चों, तो 3x²/2 बन रहा है एंड दिस इज dx। तो 3/2 तो कांस्टेंट है और x के लिए इंटीग्रल करेंगे तो x³ आएगा ये। इट इज फाइनली 3/2 एंड दिस इज x³/3 0 to 1। 3 से 3 कैंसिल आउट कर लो और ये अपर लिमिट 1 -0, इट इज फाइनल आंसर इज हाफ। फाइनल आंसर हमारा जो बनकर आ रहा है यहां पर इट इज हाफ। तो ये हुआ बच्चों हमारा डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल का कंसेप्ट। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक,
जो कि है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। बहुत ध्यान से समझना कंसेप्ट कैसे है, बहुत डिटेल में मैंने ये कराया था पहले जब हम कंप्लीट सिलेबस लेक्चर वाइज कर रहे थे, तो बहुत डिटेल में मैंने इसका कंसेप्ट बताया था बच्चों। आज हमारा वन शॉट है तो क्वेश्चंस में बहुत अच्छे से आपको कंसेप्ट समझना है, ध्यान देना बहुत। ठीक है, क्वेश्चंस की हेल्प से सीधा सीधा करेंगे हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। पहले हम बेसिक बता देते हैं बच्चों। आपके पास जो भी इंटीग्रल दिया है पहले आप उसमें देखेंगे लिमिट क्या क्या है। अब देखिए चेंज ऑफ ऑर्डर में होता क्या है, इफ ये चीज तो हमें गिवन है, क्या गिवन है, हमें ये पता है कि लिमिट ऑफ एक्स हमें गिवन है बच्चों और ये कांस्टेंट है। फिर हमें पता है लिमिट ऑफ वाई, दोनों ही लिमिट गिवन होंगी भाई, तो लिमिट ऑफ वाई भी हमें गिवन है और ये वेरिएबल की फॉर्म में है। अगर दोनों ही कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, ऑर्डर चेंज करते हैं। नाउ यहां से अब आपने चेंज किया ऑर्डर, तो ऑर्डर चेंज बेसिकली होता क्या है, ऑर्डर चेंज का मतलब होता है बच्चों जिसकी लिमिट आपने कांस्टेंट किया है उसको लिमिट तो आप वेरिएबल करेंगे। यानी कि ऑर्डर चेंज करने के बाद लिमिट ऑफ एक्स तो हो जाएगी वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब वाई की फॉर्म में, और लिमिट ऑफ वाई हो जाएगा बच्चों कांस्टेंट। कांस्टेंट तो आपको इस तरह से चेंज करना है एंड वी विल यूज हियर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। हम यहां पर बेसिकली ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे लिमिट्स को चेंज करने के लिए, क्योंकि वहां से हमें रीड आउट करना आसान होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों। इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to 2 integration g1 to e to the power x, and this is dx and dy by changing order of integration। तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करके आपको ये सॉल्व करना है, बहुत ध्यान से समझना बच्चों। ठीक है, क्योंकि हम ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, इसलिए इसे कोई एक दो क्वेश्चंस करेंगे हम, उसको ध्यान से समझना आप लोग। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारे पास जो इंटीग्रल है हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। इट इज 0 to 2 इंटीग्रेशन 1 to e to the power x dx and dy। ओके, आप सबसे पहले ये देखेंगे यहां पर कि कांस्टेंट लिमिट किसकी है और यहां पर वेरिएबल लिमिट किसकी है। पहले ये दो चीजें हम यहां पे फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर कांस्टेंट लिमिट, मैंने आपसे क्या कहा है, आपको दो चीजें यहां पे सर्च आउट करना है पहले, कि कांस्टेंट लिमिट किसके लिए दी गई है यहां पर और वेरिएबल लिमिट किसके लिए दिया गया है। तो कांस्टेंट लिमिट किसकी है बच्चों, देखिए 0 to 2 कांस्टेंट है, 1 to e to the power x वेरिएबल है। तो अगर 1 to e to the power x में x का साउंड आया यानी कि तो लिमिट ऑफ y हुआ, तो वेरिएबल लिमिट तो हमें यहां पर गिवन है लिमिट ऑफ y, तो कांस्टेंट हो जाएगा हमारे पास लिमिट ऑफ x। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां पर इसका ऑर्डर चेंज करेंगे। जैसे ही आप ऑर्डर चेंज करेंगे तो यहां पर कांस्टेंट जो लिमिट अब आप ऑर्डर चेंज करने के बाद लेंगे वो तो होगा बच्चों लिमिट ऑफ y, लिमिट ऑफ y। और जो वेरिएबल लिमिट आप यहां पर लेंगे, वेरिएबल किसकी लिमिट बनाएंगे अब हम, वो होगा लिमिट ऑफ x। तो ये मुझे सबसे पहले यहां पर देखना होता है, ये आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने, आप लोग तो चाहे डायरेक्टली भी कर दें। ठीक है, अब आप लिमिट्स लिखिए यहां पर, लिमिट ऑफ x जो गिवन है हमें उसमें लिमिट ऑफ x, ये तो है बच्चों x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 2, और लिमिट ऑफ y ये हमें गिवन है y इक्वल्स टू 1
2y इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स। इन सबको अब आप पहले ग्राफ पे प्लॉट करो बच्चों। चलिए ग्राफ पे इसको हम प्लॉट करते हैं। ये हमारे लिए एक्स एक्सिस होता है, ये आप सब जानते हैं, वाई एक्सिस होता है, यहां पर जीरो है। एक्स इक्वल्स टू जीरो वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है, तो ये हुआ आपके पास एक्स इक्वल्स टू जीरो। एक्स इक्वल्स टू टू, इधर कहीं पर लाइन होगा हमारे पास भाई, अगर हम टू यहां पर लेते हैं तो इट इज एक्स इक्वल्स टू टू हो जाएगा। यहां पर कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसके, इसके कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों 2,0, एक्स एक्सिस पर 2 वाई एक्सिस पर 0, और ये लाइन हम इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज एक्स इक्वल्स टू 2। फिर नेक्स्ट लाइन है हमारे पास y इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स 1 हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, दिस इज, तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसके 0,1, तो ये लाइन है हमारी इन शॉर्ट, ये वाला लाइन था x इक्वल्स टू 2, ये वाला लाइन है हमारे पास y इक्वल्स टू 1, ठीक है। और फिर आपको y इक्वल्स टू ई टू दी पावर x ड्रॉ करना है, तो y इक्वल्स टू ई टू दी पावर x आप जानते ही हैं, दिस इज ई टू दी पावर x, ओके। तो ये कर्व हमारे पास है, एक्सपोनेंशियल कर्व ही तो होता है ये, y इक्वल्स टू ई टू दी पावर x, 1 से स्टार्ट होता है, ये ई टू दी पावर 0, x की जगह 0 पुट करेंगे ना, जैसे प्लॉट करते हैं तो 1 आता है, तो यहां से स्टार्ट हो जाएगा ये, ठीक है बच्चों। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना, आपकी जो लिमिट y की है वो लिमिट आपकी वेरिएबल है, मैं यहां पे इसको मेंशन कर देता हूं, दिस इज द लिमिट ऑफ y, जो कि y इक्वल्स टू 1 से और ई टू दी पावर x, ये वाला कर्व ऊपर तक कवर कर रहा है, ठीक है। आपने अब लिमिट रीड करने का क्या मेथड होता है बच्चों, आप लोअर से अपर की तरफ चलेंगे, तो ये वाला पार्ट आपका y का लोअर लिमिट, ऊपर वाला पार्ट y का अपर लिमिट, एक्स एक्सिस में इधर वाला x का लोअर लिमिट, इधर वाला x का अपर लिमिट, सिंपल जैसे एक्सिस रीड करते हैं वही तरीका यहां पर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, लिमिट चेंज करते हैं, ऑर्डर चेंज करने के लिए बात किया था ना हमने, तो मैं सेम ग्राफ पहले प्लॉट कर देता हूं, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही प्लॉट करूंगा मैं, कोई चेंज नहीं करने वाला हूं। यहां पर हमने x इक्वल्स टू 0 लिए हुए हैं, ये 0 है, यहां पर ये x इक्वल्स टू 2 लाइन लिए हुए हैं हम, यहां पर ये y इक्वल्स टू 1 हम लिए हुए हैं, और ये हमारा एक्सपोनेंशियल कर्व है। अब यहां पे थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं, देखो y इक्वल्स टू ई टू दी पावर x है, ये है हमारे पास y इक्वल्स टू ई टू दी पावर x, तो इससे x की वैल्यू निकालो तो कितना हो जाएगा, log y इक्वल्स टू x। तो ये जो वेरिएबल लिमिट था इसको मैं चेंज करके x इक्वल्स टू log y लिख देता हूं। अब ध्यान रखना, आपको x की लिमिट को वेरिएबल बनाना है, तो पहले x की लिमिट की मैं बात कर लेता हूं, तो x जिसकी भी लिमिट निकालनी होती है ना, उसके पैरेलल स्ट्रिप खींच लो उस एक्सिस के, तो देखो मैंने x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप खींचा, क्योंकि मुझे x की लिमिट निकालनी है। ये स्ट्रिप का इधर वाला हिस्सा जिस भी लाइन पर कर्व पर टच हो रहा है वो लोअर लिमिट होगा, उधर वाला हिस्सा जिस भी कर्व पे टच हो रहा है वो अपर लिमिट होगा। तो अगर मैं इसको ध्यान से रीड कर पा रहा हूं तो यहां पर लिमिट ऑफ x जो आएगा ये आ रहा है बच्चों x इक्वल्स टू log y टू x इक्वल्स टू, कंफर्म। अब y की बात कर लेते हैं, देखिए चलिए, ये कंफ्यूज मत हो जाना, अच्छा ये आप यहां पे ऐसे मत रीड करने लगना, ये आपका है, ये वाला पॉइंट है ये 2,0, ठीक है। y की लिमिट अगर मुझे रीड करना है तो आई विल ड्रॉ द स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस, तो देखो मैंने ये y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप खींचा है y के लिए, ये वाला, ये जो नीचे लाइन की इक्वेशन है, अब y की लिमिट तो कांस्टेंट होगा, तो नीचे वाले जो y की लिमिट है यहां पर ये y को टच कर रहा है, तो ये कितना पॉइंट है y इक्वल्स टू 1, तो y की लिमिट लोअर लिमिट तो हो जाएगा y इक्वल्स टू 1, लिमिट ऑफ y दैट इज y इक्वल्स टू 1। अपर लिमिट आपको यहां पर y किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है उससे पता चलता है। अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है जो मैंने अभी डार्क किया है उसकी लिमिट कैसे निकालेंगे मैं यहां पर बताता हूं आपको। अगर मुझे इस इंटरसेक्शन पॉइंट का, अगर मुझे इस इंटरसेक्शन पॉइंट का ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं,
तो यहां पर x तो मुझे सीधा सीधा नजर आ रहा है, ये 2 है, इस लाइन पर है। आपको ये देखना है कि इस, अब हमें जो भी पॉइंट निकालने होता है ना था, तो वहां पर जो दो कर्व इंटरसेक्ट करते हैं बच्चों, उन दोनों कर्व को आपस में सोल्व कर लेते हैं। उनको सोल्व करके आ जाता है फिर पॉइंट। कैसे? जैसे यहां से मुझे x इक्वल्स टू 2 मिला, ये वाला कर्व इस पॉइंट पर टच कर रहा है 2 पर, यानी कि ये जो 2 है ये इधर वाले कर्व में पुट किया जा सकता है। तो जैसे ही आपने यहां पे x को 2 से रिप्लेस किया तो y कितना आएगा? ई स्क्वायर आएगा। यानी कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है हमारा 2 ई स्क्वायर है। तो लिमिट ऑफ y यहां पर कितनी हुआ? y की वैल्यू कितनी हुई यहां पर? ई स्क्वायर हुआ। तो लिमिट ऑफ y कितना हो जाएगा? ये होगा y इक्वल्स टू 1 टू y इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो y आप पॉइंट्स की फॉर्म में निकालेंगे क्योंकि कांस्टेंट बनाना है, x आपको वेरिएबल बनाना था। फाइनली x हमारा आया बच्चों log y टू 2 एंड y आया हमारा 1 टू e स्क्वायर। तो आपके पास क्या क्वेश्चन था? पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर इसको लिमिट को चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन था 0 टू 2 एंड 1 टू e टू द पावर x। 0 टू 2 एंड 1 टू e टू द पावर x, dx एंड d। ये था हमारे पास क्वेश्चन। हमने क्या किया बच्चों? हमने y की लिमिट तो कांस्टेंट कर दी है, यानी कि y इक्वल्स टू 1 टू e स्क्वायर है, और x की लिमिट हमारे पास है x इक्वल्स टू log y टू 2। ठीक है, और तो पहले यहां पर x के लिए सॉल्व होगा, फिर यहां पर y के लिए सॉल्व होगा। फंक्शन अंदर कुछ होता तो उसके लिए इंटीग्रल करते, फिलहाल तो यहां पर 1 ही लेना होगा। तो आप जब 1 के लिए इंटीग्रल करने वाले हैं, यहां पर ये आएगा y इक्वल्स टू 1 टू e स्क्वायर एंड दिस इज 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो x हो जाएगा। दिस इज log y टू 2, ये आपका लिमिट है, एंड दिस इज dy। पहले आपने अपर लिमिट पुट किया। जब आपने यहां पर अपर लिमिट पुट किया तो 2 हुआ एंड माइनस log y एंड dy। क्या आप log y को इंटीग्रल करा सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू y? व्हाट विल बी द इंटीग्रल ऑफ log y विद रिस्पेक्ट टू y? सोचो जरा। देखिए, अगर मुझे log y का इंटीग्रल करना है बच्चों, तो आप इसके मल्टीप्लाई में 1 प्रोडक्ट करके, मतलब 1 लेट करके, और इंटीग्रल बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे। तो y इक्वल्स टू 1 टू ई स्क्वायर मेरे पास है, ये 2 है, माइनस 1 इंटू log y। क्योंकि log y का आप डिफरेंशियल जानते हैं, इसका फर्स्ट फंक्शन लिया जाएगा, 1 को आप सेकंड फंक्शन लेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का। दिस इज इंटीग्रल y इक्वल्स टू 1 टू ई स्क्वायर। चलिए इंटीग्रल कर लेते हैं अब सीधा सीधा। तो 2 का इंटीग्रल होगा तो यहां पर तो 2y आ जाएगा, माइनस फर्स्ट फंक्शन यानी कि log y ऐसे ही, और 1 का इंटीग्रल y होगा, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 1 अपॉन y एंड y एंड dy। तो ये हमने यहां पर इंटीग्रल बाई पार्ट अप्लाई किया। ये फॉर्मूला मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं। y से y कैंसिल आउट होता नजर आ रहा है, तो फाइनली कैलकुलेशन बनकर आएगा 2y माइनस y log y माइनस y एंड 1 टू ई टू दी पावर 2। y से y कैंसिल आउट होकर 1 का इंटीग्रल y होगा। 2y माइनस y y आ जाएगा बच्चों। तो y माइनस y log y, इट इज 1 टू ई स्क्वायर। पहले अपर लिमिट पुट कीजिए जो कि ई स्क्वायर है, माइनस ई स्क्वायर log ई स्क्वायर, फिर माइनस 1 पुट कीजिए आप, दिस इज 1 एंड log 1 आपका 0 होता है बच्चों। ठीक है, तो 2 तो स्टार्टिंग में कर लें, ई स्क्वायर माइनस 2 ई स्क्वायर हो जाएगा, ये साथ में log ई हो जाएगा। log ई की वैल्यू फिर मैं 1 कर दूंगा, माइनस 1, तो ई स्क्वायर माइनस 2 ई स्क्वायर एंड माइनस 1। ठीक है बच्चों, ओके। हाँ, एक चीज देखना ध्यान से, ये माइनस था तो इस माइनस को यहां पर ये प्लस करेगा, तो इट विल बी 3y। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर log ई स्क्वायर, और फिर आप 1 पुट करेंगे
तो 1 पुट करने पर यहां पर ये 3 रहेगा और log 1 आपका 0 हो जाएगा। ओके, तो 2 स्क्वायर दिस इज 3 एंड इट इज अगेन 3। तो 3 स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, फाइनल आंसर आपका आएगा ई स्क्वायर माइनस 3। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, उसमें थोड़ा सा अलग कंसेप्ट यूज होने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट भी है वो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन इंटीग्रल है हमारे पास इंटीग्रेशन 0 to 1 x square to 2 minus x, 0 to 1 x square to 2 minus x, x y dx and dy। देखिए ध्यान से, दिस इज 0 to 1 x square to 2 minus x, x y dx and dy। तो ये हमें यहां पर सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रल मेरे पास हुआ बच्चों यहां पर, इट इज 0 to 1, इट इज x स्क्वायर टू 2 माइनस एक्स, एक्स वाई dx एंड dy। एक बार देख लीजिए, 0 to 1 एक्स स्क्वायर टू 2 माइनस एक्स, एक्स वाई dx। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यहां पर ये है कि आप पहले मुझे देखकर ये बताएंगे कि यहां पर कांस्टेंट लिमिट किसके लिए है और यहां पर वेरिएबल लिमिट आप किसके लिए यहां पर गिवन है। पढ़ लीजिए अब, वेरिएबल लिमिट कांस्टेंट लिमिट। तो पहले वेरिएबल देखो x की फॉर्म में है, यानी कि y की ही होगी, तो वेरिएबल लिमिट तो यहां पर है y के लिए और कांस्टेंट लिमिट है यहां पर x के लिए। ठीक है, अब आप क्या करने वाले हैं, अब आप यहां पर ऑर्डर चेंज करने वाले हैं। जब आप ऑर्डर चेंज करेंगे तो यहां पर आपका जो कांस्टेंट लिमिट हो जाएगा, कांस्टेंट लिमिट ये तो हो जाएगा बच्चों, देखिए इधर वेरिएबल लिमिट था y, तो कांस्टेंट हो जाएगा लिमिट ऑफ y, रिवर्स हो जाता है ना, तो कांस्टेंट आप बनाएंगे लिमिट ऑफ y को। फिर यहां पर वेरिएबल लिमिट, वेरिएबल लिमिट आप यहां पर बनाएंगे लिमिट ऑफ x को। तो ये हम यहां पर चेंज करने वाले, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ग्राफिकल मेथड से ही ये चेंज होगा। तो पहले आप ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बनाओ इसका, फिर हम आगे बात करते हैं। तो लिमिट ऑफ x, लिमिट ऑफ x ये है हमारे पास x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 1। फिर हम बात करते हैं बच्चों लिमिट ऑफ y, ये है हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टू y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। देखिए ध्यान से, ये बात समझ में आती है। अब मैं इसको प्लॉट करता हूं। जब आप इसको प्लॉट करेंगे बच्चों, तो ये यहां पर हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया है। x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1 तो कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है, ये लाइन x इक्वल्स टू 0 होता है, यहां पर कहीं पर 1 लेकर x इक्वल्स टू 1 ले लेंगे हम। उधर देखते हैं पहले, एक है आपके पास y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसको जरा थोड़ी देर के लिए रिवर्स पढ़ के देखना। तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई रीड हो रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई रीड का मतलब क्या हुआ कि ये अपर जो हाफ है वो वाला पैराबोला हुआ। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई का मतलब ये पैराबोला हमें यहां पर गिवन है। ये बात समझ में आई, ये वाला लाइन प्लॉट करना है, ये तो हमने 12th में पढ़ा है। ठीक है,
अब है हमारे पास y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स, इसको कैसे प्लॉट करेंगे वे समझना। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको 2 पॉइंट की नीड होती है। मैं आपको यहाँ पे 2 तरीके बताता हूँ इसको प्लॉट करने के लिए। मेरे पास है y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स, तो आप इसको प्लॉट करने के लिए क्या करें, ये x हुआ, ये y हुआ जो कि 2 माइनस एक्स है। आप सिंपली एक यहां पर x को आपने 0 लिया तो y2 आ जाएगा, फिर y को 0 ले लें x2 आ जाएगा, तो 2 पॉइंट आ गए आपके 0,2 एंड 2,0। इन दोनों पॉइंट्स को जो भी लाइन आपकी मिला देगी वही हम प्लॉट कर देंगे। 0,2 का मतलब है आप यहां पर ये पॉइंट ले लें, दिस इज x एक्सिस पर 0 है, y एक्सिस पर ये 2 है, और 2,0 ये इधर कहीं आएगा। तो पहले मैं ये लाइन यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं, दिस इज, और ये पॉइंट है आपका 2,0। समझ में आ गया? तो इसको मैंने A पॉइंट लिया है और ये मैं यहां पर B पॉइंट लिया हूं जो मैंने ये लाइन बनाया। अब देखिए होता क्या है, अब हम ये भी ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन है हमारे पास x इक्वल्स टू 0, तो यहां पर ये लाइन हमारी हो जाएगी x इक्वल्स टू 0। एक लाइन है x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स 1 लाइन प्लॉट करने से पहले मैं ये देखता हूं कि ये जो इंटरसेक्शन यहां पर कर रही है ये कर्व और ये लाइन, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है। तो ये जो मैंने रेड मार्क किया है यहाँ पर, ये कौन कौन से कर्व पर आ रहा है, एक तो इस पर आ रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई पर, और दूसरा आ रहा है वाई इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स पर। इसे सॉल्व करके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो पहले। तो ये दोनों लाइंस को मैं पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। हमारे पास है एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स, इन दोनों का ही तो आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां से y की वैल्यू को पुट किया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स आया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर करो बच्चों। जब आप इसके फैक्टर करेंगे यहां पर, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। मैंने यहां पर x कॉमन लिया तो x प्लस 2 आया, -1 कॉमन लिया, अगेन x प्लस 2 आया इक्वल्स टू 0। x प्लस 2 कॉमन लेकर ये हमारे पास आया फाइनली x इक्वल्स टू 1, x माइनस 1। तो आपके पास 2 पॉइंट आए हैं, x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू 1। देखिए -2 का तो कोई यहां पर है ही नहीं, क्योंकि सारा रीजन आपका इधर ही आ रहा है, ठीक है। तो इधर तो -2 तो कंसीडर ही नहीं करना, आपको केवल 1 पर कंसीडर करना है। तो जब आपने x1 लिया, उस पर y देखना कितना आएगा, एट x इक्वल्स टू 1, यहां पर रिप्लेस करो तो y भी 1 आ जाएगा। यानी कि वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा बन के आ रहा है वो आ रहा है बच्चों 1,1। तो इस तरह से दोनों कर्व को सॉल्व करके हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाते हैं, ठीक है। ओके, ये जो कर्व था इसको भी हम लिख लेते हैं। ये था हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और ये लाइन हमारे पास है y इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो देखो यहां तक आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी हैं, सभी कोऑर्डिनेट हमें मिल चुके हैं, केवल ये एक पॉइंट बचा है, ये हम जानते हैं कि ये 0 0 होगा। इसको मैं ओ लिख लेता हूं, ये ए हुआ, तो यहां पर हम बी ले लेते हैं बच्चों, और इसको मैं लिख लेता हूं यहां पर सी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां पर ऑर्डर चेंज करना है। अब ऑर्डर चेंज कैसे होगा ये तक समझना ध्यान से। पहले मैं लास्ट वाला ग्राफ दिखाता हूं आपको, जो लास्ट क्वेश्चन में बनाया था ना मैंने, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। ये था बच्चों लास्ट क्वेश्चन में। अब देखना जरा, आप यहां से यहां पर गए, फिर यहां से यहां पर गए, फिर यहां से यहां पर गए, तो सिंपल एक लाइन पर चल रहे हैं। यहां से यहां तक सिंगल एक लाइन है, यहां से यहां तक सिंगल एक लाइन है, और वापस यहां पर भी एक सिंगल एक कर्व है। पर जैसे ही आप ये इस वाले जो हमने ये क्वेश्चन कर रहे हैं इस पर मूवमेंट करेंगे, यहां पर मूवमेंट करेंगे जैसे ही आप बच्चों देखो, तो देखिए यहां से वापस जब आप ओ तक आएंगे तो देखो यहां पर गए, फिर यहां कर्व चेंज हुआ है, फिर आप वापस आए, फिर ऐसे आए, तो यहां पे कर्व चेंज हो रहा है आपका। जहां पर भी ये कर्व चेंज होता है वहां से एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालो, तो ये आपका एक ये वाला जो टर्म है यहां पर, इस पॉइंट को मैं एन ले लेता हूं, तो
यहां से यहां तक का एक इंटीग्रल होगा, ऊपर का एक इंटीग्रल होगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। कर्व पे मूवमेंट करके देख लेना, जैसे मैं यहां से यहां पर गया तो ये वाला कर्व तो सीधा सीधा ऊपर जा रहा था, वहां तो मुझे जाना नहीं था, मुझे तो इधर आना है। तो मैं यहां पर पहुंचा हूं, जैसे ही मैं इधर से मूव किया यहां पर, तो तुरंत आपका एक कर्व बदल चुका है, तो इसलिए मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर डाला है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसलिए ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ है। अब मैं आपको लिमिट चेंज करना सिखाता हूं इसकी। तो ये कर्व फिर से प्लॉट करते हैं। चलिए यहां पर बना लेते हैं बच्चों इसको अब। ये रहा बच्चों, ठीक है। फिर यहां पर एक लाइन आपका इस तरह से वहां पे बनाया हुआ है हमने, यहां से हमने ये परपेंडिकुलर डाला था। पहले इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, पॉइंट्स क्या क्या है। ये O है, ये C, A B C O एंड N। दिस पॉइंट इज A, दिस इज B, दिस पॉइंट इज C, दिस इज O एंड दिस इज N। ये आपका 0,0 है। फिर यहां से हमने एक लाइन इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट आया था बच्चों, जिसपे मैंने B लिखा है, ये 1 एंड 1 था। दिस इज 1,0, दिस इज 2,0, दिस इज 0,2 एंड और क्या क्या रहा बच्चों हमारे पास, ये भी हमने लिख लिया, ये भी लिखा, ये भी लिखा, ये भी लिखा है। ओके, ये लाइन हमारे पास है x=0। ये तो लाइन x=0 है बच्चों, मैंने दोनों के लिए अलग अलग लिख दिया है। अब यहां से ध्यान से देखना बच्चों, ये वाला कर्व क्या है आपका y=x², तो इसको x की फॉर्म में लिखूंगा मैं वहां पर। तो x कितना हो जाएगा, √y। मैं यहां पर चेंज करके लिखता हूं इसको, x=√y। ऐसे ही ये जो लाइन है, इसको मैंने लिखा है y=2 - x, तो इसको हम क्या लिखेंगे, x की फॉर्म में। x इधर आ जाएगा तो x इक्वल्स हो जाएगा यहाँ पर 2 - y। तो ये लाइन हुआ हमारे पास x=2 - y, ठीक है। ये 1 1 हो चुका है। ओके, और ये जो लाइन था हमारे पास, इस लाइन का इक्वेशन था x=1। ये यहां पर एक लाइन है ना, ये वाला, दिस लाइन, ये हमारे पास है x=1। तो ये लाइन हुआ हमारे पास x=1। अब देखना कैसे बनाएंगे। मुझे जो फाइंड आउट करना है, उस इंटीग्रल को बनाने के लिए पहले इसमें दो रीजन बनेंगे बच्चों। एक रीजन तो बनेगा OBN, एक तो लिमिट आप फाइंड आउट करेंगे OBN रीजन में, ठीक है। और एक लिमिट आप फाइंड आउट करेंगे NBAN रीजन में, समझ गए ना, क्योंकि यहां से कर्व चेंज हो रहा है, तो एक रीजन आपका ये बैठेगा और एक इससे ऊपर बैठेगा। सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं, आपको x की लिमिट वेरिएबल बनाना है। तो मैंने x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप खींचा, जो स्ट्रिप लोअर पॉइंट पर लिख रहा है वो लोअर लिमिट, जो ऊपर पे है वो अपर लिमिट। तो लिमिट ऑफ x बनकर आया मेरे पास 0 to √y। अब यहां पर y की लिमिट क्या होगा, ध्यान से देखना, y के पैरेलल स्ट्रिप खींचो, तो लोअर पॉइंट पर y क्या है, 0 है, और यहां पर देखना y क्या है, 1 है। तो लिमिट ऑफ y हुआ आपका 0 to 1। कंफर्म। अब आते हैं हम ऊपर वाले रीजन में। जब आप ऊपर वाले रीजन में चल रहे हैं, तो मैंने x के पैरेलल स्ट्रिप खींचा x की लिमिट निकालने के लिए, तो सीधा सीधा ये लाइन x=0 है और ये x=2 - y है। तो यहां पर आया हमारे पास लिमिट ऑफ x 0 to 2 - y, और फिर हमने फाइंड आउट किया लिमिट ऑफ y। लिमिट ऑफ y कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो यहां पर
इस रीजन में ये y के पैरेलल स्ट्रिप है, तो देखना लोअर जो पॉइंट है उसमें y की वैल्यू कितनी 1 है, तो 1 हुआ लोअर लिमिट, तो 1 2। यहां पर y कितना है देखो जरा, ये 2 है, तो 1 2 2। तो लिमिट ऑफ y हमारा बनकर आया 0 to 1 एंड 1 to 2, और लिमिट ऑफ x आया 0 to रूट y एंड 0 to 2 माइनस y। अब हम आते हैं वापस से इंटीग्रल पर, जो इंटीग्रल हमें फाइंड आउट करना था एक बार उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो इंटीग्रल था हमारे पास, दिस इज 0 to 1 x स्क्वायर टू 2 माइनस एक्स। इंटीग्रल था हमारे पास 0 to 1 एक्स स्क्वायर टू 2 माइनस एक्स एक्स वाई एंड डी एक्स डी वाई। मुझे इसका ही तो ऑर्डर चेंज करना था बच्चों, एक बार मिला लेते हैं। 0 to 1 एक्स स्क्वायर टू 2 माइनस एक्स एक्स वाई डी एक्स एंड डी वाई। ठीक है, देखिए सबसे पहले रीजन में देखो x तो है आपका, पहले कांस्टेंट वाली लिमिट लिख लेते हैं, y इक्वल्स तो है 0 to 1 और यहां पर x इक्वल्स है 0 to रूट y एंड दिस इज एक्स वाई डी एक्स डी वाई। दो अलग अलग रीजन बन गए थे इसलिए प्लस करना पड़ेगा आपको। यहां पर है y इक्वल्स टू 1 to 2, दिस इज x इक्वल्स टू 0 to 2 माइनस y एक्स वाई डी एक्स एंड डी वाई। अब सिंपल आप इसको इंटीग्रल कीजिए, तो पहले तो y, ये x का लिमिट है तो x के लिए इंटीग्रल होगा, तो y इक्वल्स तो है 0 to 1, y x को मैंने इंटीग्रेट किया तो यहां पर आया एक्स स्क्वायर बाई 2, दिस इज 0 to रूट y एंड डी वाई, प्लस इंटीग्रेशन y इक्वल्स टू 1 to 2, और यहां पर आप x के लिए फिर से इंटीग्रल करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2, दिस इज 0 to 2 माइनस वाई एंड डी वाई। पहले आप अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो ये बना हमारे पास y इक्वल्स टू 0 to 1 y 1/2 में पहले वाले इंटीग्रल से बाहर लिख लेता हूं बच्चों, कांस्टेंट है, तो ये बना हमारे पास रूट वाई स्क्वायर एंड माइनस 0 एंड डी वाई, प्लस यहां पर भी 1/2 हम बाहर लिख लेते हैं, इट इज y इक्वल्स टू 1 to 2 और y पहले आपने अपर लिमिट पुट करना है जो कि 2 माइनस वाई है माइनस 0 एंड दिस इज डी वाई। दोनों ही इंटीग्रल में हाफ है तो दोनों से मैं हाफ कॉमन ले लेता हूं, बाद में कैलकुलेशन में ले आएंगे इसको। y की लिमिट यहां पर 0 to 1 है, देखिए रूट स्क्वायर से रूट हटेगा तो y इंटू वाई स्क्वायर तो मुझे यहां से मिल रहा है, प्लस इंटीग्रल 1 to 2 y होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y एंड डी वाई। इट इज इक्वल टू 1/2। यहां पर इंटीग्रल मैंने किया तो y³ बाई 3 हुआ बच्चों, सिंपल है ये तो, दिस इज 0 to 1, फिर प्लस यहां पर इंटीग्रल करने से पहले आप अंदर प्रोडक्ट करें 4y प्लस y³ माइनस 4y स्क्वायर बाई 2 एंड दिस इज dy। इट इज 1/2, ये तो हो जाएगा 1/3 माइनस 0, प्लस यहां पर इंटीग्रल करो 4y स्क्वायर बाई 2 प्लस y टू दी पावर 4 बाई 4 दिस इज 4y स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 4y³ बाई 3 और लिमिट है यहां पर 1 to 2। तो ये बन रहा है हमारे पास 1/2 1/3 प्लस, पहले आप अपर लिमिट पुट करेंगे जो कि 2 है, तो ये तो 16/2 हुआ बच्चों, ये हुआ 16/4, ये हुआ 32/3, फिर माइनस इट विल बी 4/2 प्लस 1/4 माइनस 4/3, तो ये बनेगा 1/2 1/3 प्लस 16/2, 16/2 का मतलब
8 हो जाएगा। 16/4 का मतलब 4 होगा, माइनस 32/3 -2 -1/4 एंड +4/3। देखिए पहले बाई 3 वाली टर्म्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/3 प्लस 4/3 तो 5/3 हुआ एंड 32 ये है, तो ये तो आ जाएगा बच्चों -27/3 एंड 8 प्लस 4 12 -2 10 एंड 10 -1/4। तो ये बन रहा है हमारे पास -9 प्लस 10 -1/4 इट इज इक्वल टू 1/2। 10 -9 यानी कि 1 -1/4 इट इज 1/2 इंटू 4 -1 यानी कि 3/4 यानी कि 3/8। तो हमारा फाइनल आंसर यहां पर आ रहा है बच्चों 3/8। तो दिस इज चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं, बीटा एंड गामा फंक्शन पर। पहले गामा फंक्शन की बात कर लेते हैं, फिर बीटा फंक्शन की बात करेंगे। गामा फंक्शन, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटिव e to the power -x x to the power n-1 dx n is greater than 0 is known as gamma function of n and denoted by गामा एन। तो क्या हुआ यहां पर, दैट इज गामा एन इक्वल्स होता है 0 टू इंफिनिटिव e टू दी पावर -x x टू दी पावर n-1 एन dx। तो ये फॉर्मूला आपको यहां पर याद रखना है, 2 मार्क्स में डेफिनेशन आ सकता है, ठीक है। फिर एक रिजल्ट हमें हमेशा ध्यान रखना है बच्चों कि गामा n+1 इक्वल्स होता है n गामा n के। नंबर सेकंड रिजल्ट हमें याद रखना है, गामा n+1 इक्वल्स होता है n फैक्टोरियल के। नंबर थर्ड रिजल्ट हमें याद रखना है, गामा हाफ इक्वल्स टू √π होता है। नंबर फोर्थ रिजल्ट हमें ध्यान रखना है, गामा -½ इक्वल्स -2√π होता है। तो सबसे पहले मैं आपको गामा n+1 इक्वल्स n गामा n के बेस पर कुछ क्वेश्चंस बताता हूं। नंबर फर्स्ट, फाइंड गामा 3/2। तो गामा 3/2 बच्चों मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ये देखो मैंने भी एक फॉर्मूला लिखा है कि गामा n+1 इक्वल्स टू n गामा n होता है। इस तरह के रिजल्ट हमेशा इस फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करो, जब भी कभी प्लस में है गामा के अंदर तो n आप हमेशा ये जो नंबर है 3/2 इससे -1 करके वो n की जगह रिप्लेस होता है। जैसे 3/2 है यहाँ पर, तो मैंने इसको -1 किया तो 1/2 आया है बच्चों। तो मैं यहां पर रिप्लेस करूंगा n इक्वल्स टू हाफ। तो जैसे ही मैंने यहां पर n इक्वल्स टू हाफ रिप्लेस किया तो क्या होगा, ये गामा हाफ प्लस 1 इक्वल्स हाफ गामा हाफ। गामा हाफ प्लस 1 का मतलब तो 3/2 हो जाएगा, और गामा हाफ की वैल्यू मैंने अभी रूट बताई है पाई, तो गामा 3/2 होता है बच्चों √π/2, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू हम निकालते हैं गामा 5/2। फाइंड
गामा 5/2। कोई भी वैल्यू निकालनी है आपको इसी तरह से निकालना है। सबसे पहले हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा गामा n प्लस 1 इक्वल्स टू एन गामा n। 5/2 से -1 किया तो 3/2 रहेगा, तो गामा 3/2 प्लस 1 इक्वल्स 3/2 गामा 3/2। तो ये कितना आ जाएगा, 3/2 प्लस 1 का मतलब इधर तो गामा 5/2 बना, इधर 3/2, और गामा 3/2 की वैल्यू अभी निकाली थी, देखो ये आया है √π/2। तो पेपर में निकाल के देख लेना, अदरवाइज यहाँ पर पुट कर दो दिस इज √π/2। तो ये मेरा गामा 5/2 का सॉल्यूशन आया है। ठीक है, सॉरी, √π/2। तो ये आ जाएगा 3/4 √π। अब डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि गामा 5/2 इक्वल्स 5/2 से एक माइनस करो तो क्या आया 3/2। यहां पर मैंने 3/2 लिखा, 3/2 से फिर 1 माइनस करो तो हाफ आएगा, जैसे ही हाफ आए उसके साथ गामा हाफ कर देना, तो 3/4 और गामा हाफ की वैल्यू पुट करो √π। ये आ गया है रिजल्ट बनके। ठीक है, तो ऐसे ही आप यहां पर गामा 7/2 कितनी भी वैल्यू निकाल लीजिए, गामा 9/2, जैसे 7/2 निकालना है मुझे तो मैं इसको डायरेक्टली निकाल सकता हूं। 7/2 से एक माइनस किया तो 5/2 आएगा, 5/2 से एक माइनस किया 3/2 आएगा, 3/2 से माइनस किया 1/2 गामा हाफ। गामा हाफ को तो √π से रिप्लेस कर दो, ये हुआ 15/8 √π। तो 2 मार्क्स में आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। अब हम आते हैं माइनस पर। नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास फाइंड गामा -12। पहले -12 ही देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। ठीक है, तो फॉर्मूला मेरे पास होता है गामा n प्लस 1 इक्वल्स टू एन गामा n। माइनस में एक अच्छी बात है, जो भी गामा के अंदर लिखा है उसको सीधा सीधा इनकी जगह रिप्लेस कर देना होता है हमें। तो मैंने यहां पर पुट किया n इक्वल्स टू -12। तो क्या कैलकुलेशन बनकर आएगा, देखो ध्यान से, माइनस में अगर है बच्चों तो जो भी माइनस में n टर्म दिया है ना उसको सीधा n की जगह रिप्लेस कर देना है आपको। तो ये बना हमारे पास गामा -12 प्लस 1, इट इज -12 गामा -12। -12 प्लस 1 का मतलब ये तो गामा हाफ आ जाएगा, इट इज इक्वल टू -12 एंड दिस इज इक्वल टू गामा -12। गामा हाफ की वैल्यू तो हमें √π पता है, तो ये √π हुआ बच्चों। -2 को इधर लेकर आओ, इट इज इक्वल टू गामा -12। तो गामा -12 की वैल्यू होती है -2 √π। मुझे अगर निकालना है गामा -3/2, फाइंड गामा -3/2। तो फिर से आई एम गोइंग टू अप्लाई गामा n प्लस 1 इक्वल्स टू एन गामा n। तो n को आप यहां पर डायरेक्टली पुट कीजिए n इक्वल्स टू -3/2। तो ये बना हमारे पास गामा -3/2 प्लस 1 इक्वल्स टू -3/2 गामा -3/2। -3/2 प्लस 1 तो ये तो गामा -12 आएगा ना, इक्वल्स टू -3/2 एंड गामा -3/2। गामा -12 की वैल्यू अभी हमने बताया था आपको -2 √π होता है, तो मैंने इसको रिप्लेस किया -2 √π से, इट इज -3/2 एंड गामा -3/2। इसको इधर शिफ्ट करो, माइनस से माइनस कैंसिल आउट करो, तो 4/3 √π ये वैल्यू होती है गामा -3/2 के लिए। कंफर्म। अब हमें निकालना है अगर 5/2, तो अब एक डायरेक्ट सॉल्यूशन भी बता देता हूं। फाइंड गामा -5/2। ये हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों। देखिए आप कैसे स्टार्ट करें, √π तो इधर लें, यहां पर ले -1/2, फिर आ जाएगा -3/2, फिर आएगा -5/2, और जैसे ही जो नंबर हमें चाहिए वो हमें मिल जाता है तो उसके साथ गामा अटैच करो। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से लेते हैं हम। √π यहां पर हमने -12 लिया, फिर -1 किया, इससे -3/2, फिर -1 किया तो -5/2। -5/2 का ही वैल्यू चाहिए थी, तो नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी गामा -5/2। तो देखो 3 तो माइनस साइन है, इसलिए माइनस साइन तो आएगा ही। 8 √π/15
ये वैल्यू हो जाएगी गामा -5/2 के लिए। ओके, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to infinite √x e⁻ माइनस एंड dx। कई बार इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों। तो इस फॉर्म के क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमें कहां से सोचना स्टार्ट करना है, बस वो सीख लो आप लोग। मेरे पास जो फॉर्मूला है गामा एन का, ये होता है 0 to infinite e⁻−x x⁻n−1 और dx। मेरा पहला फोकस यहाँ पर x पर रहेगा बच्चों, एक्सपोनेंशियल टर्म की पावर में। जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रल होता है, जैसे ये x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल है तो x ही लिखा होना चाहिए यहाँ पर। अगर x के अलावा कुछ और लिखा है समझो वहां से वो टर्म आपको लेट करना पड़ेगा किसी दूसरे वेरिएबल में। अब क्वेश्चन आपको चेंज करने की नीड है। तो जैसे यहाँ पर रूट, ये तो रूट में लिखा है, तो मैं क्या करता हूं बच्चों, लेट करता हूं ये जो वैल्यू है x है और यहां पर ये 3 लिखा है, यानी कि क्यूबिक रूट है ये, इट इज इक्वल टू t लेट कर लेते हैं। ये बात समझ में आया? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये है x⁻ 1/3 इक्वल्स टू t, तो x हमारा हुआ बच्चों t³ के इक्वल। कंफर्म? तो जहां जहां पर x है वहां पर तो t³ आ जाएगा। अब dx की बात कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 3t² एंड dt। ठीक है, चलिए रिप्लेस करो, लिमिट पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इट इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to infinite, x को रिप्लेस किया मैंने t³ से और इसकी पावर बच्चों हाफ है, रूट का मतलब तो हाफ होता है। दिस इज e⁻−t और dx हुआ 3t² एंड dt। तो 3 तो बाहर कॉमन ले लेते हैं हम। इट इज 0 to infinite e⁻−t t⁻3/2 तो बच्चों यहां पर बन रहा है, इसको कैलकुलेट करो। और 2 पावर यहां पर है तो +2 आपको यहां से मिलेगा, यानी कि इंटीग्रल में बनकर आया हमारे पास 3 इंटीग्रल 0 to infinite e⁻−t t⁻7/2 एंड dt। बट अगर मैं गामा फंक्शन को t की फॉर्म में लिखूं तो फॉर्मूला ये बनना चाहिए, गामा एन इक्वल्स इंटीग्रल 0 to infinity e⁻−t t⁻n−1 और dt। देखना जरा मैच हो रहा है क्या, e⁻−t t भी मिल रहा है dt भी, पर यहां पर n-1 नहीं है, तो वो n-1 बनाने के लिए आप यहां पर +1 एंड -1 कर दें। ठीक है, अब बताओ किस चीज का फॉर्मूला बनाए। अगर n है तो गामा n का फॉर्मूला बना, -1 के अलावा जो भी है उसी चीज का गामा हो जाता है। तो यहां पर -1 है, -1 के अलावा 7/2 +1 है, 9/2 भी लिख सकते हैं। फाइनली ये बना गामा 7/2 +1। अब इसको सोल्व करना सीखो। सोल्व कैसे करते थे, जैसे 9/2 होता तो 7/2, देखिए चलो कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, मैं थोड़ा सा और डिटेल में चला जाता हूं। ये बना हमारे पास 0 to infinity e⁻−t t⁻9/2 -1 एंड dt। तो ये आएगा हमारे पास 3, इट इज गामा 9/2। और गामा 9/2 को सॉल्व करने का क्या तरीका बताया था मैंने, पहले -1 करेंगे तो 7/2, फिर -1 करेंगे तो 5/2, फिर -1 करेंगे तो 3/2, फिर -1 करेंगे तो 1/2 एंड गामा हाफ। तो कैलकुलेशन कितना बनकर आया, 16 तो डिवाइड में आया। ये आएगा 315/16 तो 2 तरह के क्वेश्चंस बनते थे इस टॉपिक से, वो हमने आपको बता दिए हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं बच्चों, जो है बीटा फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज बीटा फंक्शन। दो फॉर्म होती है बीटा फंक्शन की, पहले मेन डेफिनेशन वाली फॉर्म देख लेते हैं, फिर चेंज होके क्या बनता है वो देख लेते हैं। तो बीटा फंक्शन की डेफिनेशन क्या है वो देखो बच्चों।
इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power l minus 1 1 minus x to the power n minus l minus 1 and m minus 1। यहां पर mn भी हो सकता है बच्चों, x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 कुछ भी ले सकते हैं। where l is greater than 0 and m is greater than 0 is known as beta function of lm, is known as beta function of lm and denoted by बीटा lm। तो क्या डेफिनेशन बना हमारे पास जो हमें याद रखना है, बीटा lm इक्वल्स इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट x to the power l minus 1 1 minus x to the power m minus 1 and dx, जहां पर l भी 0 से बड़ा होता है और m भी 0 से बड़ा होता है। तो दिस इज बीटा lm। अगर mn की फॉर्म में लिखने लगे बाई चांस आप डेफिनेशन ना, बाई चांस आप लिखने लगे कि हम तो भाई बीटा mn लिखेंगे, तो क्या लिख देंगे आप इसको, सॉरी दिस इज 0 to 1 बीटा mn। तो ये क्या होगा, इंटीग्रल 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 and dx, जहां पर m is greater than 0 and n is greater than, कोई भी दोनों में से यूज कर लें, इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। तो बीटा और गामा फंक्शन के बीच में अगर आपको रिलेशन बनाना है तो ये होता है बच्चों बीटा mn इक्वल्स गामा m, ये काफी यूज होने वाला है आगे, गामा n ओवर गामा m प्लस n। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। पढ़ लीजिए ध्यान से, इट इज बीटा mn इक्वल्स गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n। क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट बीटा mn इक्वल्स टू बीटा nm, ये आपको प्रूव करना है बच्चों। ठीक है, तो अगर हम बीटा mn लेकर चलते हैं तो क्या डेफिनेशन लिखोगे आप इसकी, इंटीग्रल 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 and dx। ये तो डेफिनेशन अभी मैंने बताया है। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, यहाँ पे एक चेंज करने वाला हूं। हम जब 12th में थे हमने प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में ये पढ़ा था कि नीचे वाली लिमिट 0 अगर होती है तो ऊपर वाली लिमिट से, केवल ऊपर वाली लिमिट से वेरिएबल x को माइनस करके लिखा जा सकता है। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल मैं इसको कुछ इस तरह से लिखने जा रहा हूं अब बच्चों, इंटीग्रल 0 to 1 1 minus x to the power m minus 1 and this is वन माइनस एक्स को मैंने रिप्लेस किया 1 माइनस एक्स से और पावर हुआ यहां पर n माइनस 1। तो देखिए क्या क्या चेंज हुआ, ये आया हमारे पास 0 to 1 1 माइनस एक्स टू दी पावर m माइनस 1 और 1 से 1 ये आ जाएगा, देखिए 1 माइनस 1 प्लस एक्स टू दी पावर n माइनस 1 एंड dx। तो 1 से तो 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली ये बन रहा है हमारे पास इंटीग्रल 0 to 1 x टू दी पावर तो n माइनस 1 बन रहा है बच्चों और 1 माइनस एक्स टू दी पावर m माइनस 1 बन रहा है। फाइनली इट इज इक्वल टू बीटा nm और ये इक्वल होता है बीटा mn के। तो
ये बीटा एम एन और बीटा एन एम की वैल्यू हमेशा इक्वल होता है, ऐसा यहां पे रिजल्ट निकल कर आया है। एक और फॉर्म है यहाँ पे बीटा फंक्शन का, उसको भी आप देख लीजिए, इनफाइनाइट की फॉर्म में होता है वो, अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन। दिस इज बीटा एल एम इक्वल्स इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटिव x टू द पावर l माइनस 1 ओवर 1 माइनस x टू द पावर m प्लस l एंड dx। इस फॉर्म में भी ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चंस देख लेते हैं अभी हम कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट x टू द पावर 8 1 माइनस x टू द पावर 6 ओवर 1 प्लस x टू द पावर 24 एंड dx। मुझे ये वैल्यू निकालना है। तो देखिए 0 से इनफाइनाइट नजर आ रहा है ना, और नीचे 1 प्लस एक्स नजर आ रहा है, तो यानी कि ये वाला फॉर्म बन रहा है यहां पर। पहले मल्टीप्लाई कर लो, इट इज 0 टू इनफाइनाइट x टू द पावर 8 1 माइनस x टू द पावर 6 ओवर 1 प्लस x टू द पावर 24 एंड dx। इट इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटिव x टू द पावर 8 माइनस x टू द पावर 14 ओवर 1 प्लस x टू द पावर 24 एंड dx। इसको सेपरेट कर लेते हैं बच्चों। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटिव x टू द पावर 8 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 24 एंड माइनस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटिव x टू द पावर 14 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 24 एंड dx। एक बार जरा फॉर्मूला देखो जिससे मैं मैच कराने वाला हूं। इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व कर रहा हूं। तो पहले तो ऊपर l माइनस 1 होना चाहिए, यानी कि -1 बनाना पड़ेगा, और नीचे m प्लस l हमें मिल जाएगा। तो -1 अगर मुझे ऊपर बनाना है तो इसको मैं बनाऊंगा बच्चों 9 माइनस 1। तो डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास, 15 प्लस 9 आ जाएगा ना भाई। l तो आपका 9 हुआ, m आपका 15 हो जाएगा, जब भी तो 24 बनेगा। माइनस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटिव, इसको हम लिखने वाले हैं 15 माइनस 1, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स एंड दिस इज 9 प्लस 15 एंड dx। तो ये तो देखिए बीटा एलएम बना, यानी कि इसको तो आप लिखेंगे बीटा 9,15, और ये बनेगा आपके पास बीटा 15,9। बट अभी मैंने एक रिजल्ट सॉल्व कराया था जिसमें मैंने कहा था कि बीटा एम एन और बीटा एन एम इक्वल होता है, यानी कि 15,9 को भी हम 915 लिख सकते हैं। फाइनली दिस इज 0। कई बार हमें गामा हाफ का रिजल्ट भी प्रूव करने के लिए बच्चों आ जाता है। तो गामा हाफ का रिजल्ट प्रूव करने से पहले आपको एक प्रॉपर्टी यहां पर याद रखना है, ये है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर p थीटा कोस टू द पावर q थीटा d थीटा इक्वल्स गामा p प्लस 1 बाई 2 गामा q प्लस 1 बाई 2 ओवर 2 गामा p प्लस q प्लस 2 बाई 2। ये रिजल्ट हमें यहां पर ध्यान रखना है बच्चों। चलिए अब हम फाइंड आउट करते हैं गामा हाफ की वैल्यू। फाइंड गामा हाफ। तो ऊपर जो रिजल्ट लिखा है यहां से स्टार्ट करता हूं मैं। वी हैव इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर p थीटा cos टू द पावर q थीटा d थीटा इक्वल्स गामा
p प्लस 1/2 गामा q प्लस 1/2 ओवर 2 गामा p प्लस q प्लस 2/2। अब आप यहां पर रिप्लेस करेंगे, पुट करेंगे आप p इक्वल्स टू 0 एंड q इक्वल्स टू 0। तो ये आएगा बच्चों 0 टू π/2 साइन टू दी पावर 0 थीटा cos टू दी पावर 0 थीटा एंड d थीटा इक्वल्स टू गामा हाफ हो जाएगा बच्चों। p की जगह पर भी 0 पुट किया आपने, q की जगह पर भी 0 पुट किया और यहां पर 2/2 होगा। साइन टू दी पावर 0 भी 1 होता है बच्चों, cos टू दी पावर 0 भी 1 होगा। तो ये हमारे पास रह जाएगा केवल d थीटा एंड इट इज इक्वल टू, देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, गामा 1 तो 1 होता है, ऊपर बन रहा है गामा हाफ का स्क्वायर, ये बन रहा है बच्चों फाइनली। यहां पर जब आप इंटीग्रल करेंगे तो ये आएगा थीटा और लिमिट है हमारी 0 टू π/2, इट इज 1/2 एंड गामा हाफ स्क्वायर। पहले तो अपर लिमिट पुट करो, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे आप, तो क्या बनने वाला है 1/2 एंड दिस इज गामा हाफ स्क्वायर। अब ध्यान से देखो बच्चों, आपको 2 से 2 कैंसिल आउट होता नजर आएगा, ये है π/2 इक्वल्स 1/2 एंड गामा हाफ स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, फाइनली गामा हाफ की जो वैल्यू मुझे बनती नजर आ रही है इट इज इक्वल टू √π। ओके, एक क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट बीटा LM, बीटा L प्लस M एंड N एंड बीटा L प्लस M प्लस N एंड P, it is equal to gamma L, gamma M, gamma N, gamma P over gamma L प्लस M प्लस N प्लस P। ये ऐसा होता है, आपको ये प्रूव करना है बच्चों, ठीक है। तो ये तो कंफर्म नजर आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड ही लेकर चलेंगे हम, तो हम यहां पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ये है हमारे पास बीटा LM, बीटा L प्लस M N, बीटा L प्लस M प्लस N एंड P। रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन से बीटा LM को लिख सकता हूं मैं गामा L, गामा M अपॉन गामा L प्लस M। इसको लिख सकते हैं गामा L प्लस M, गामा N अपॉन गामा L प्लस M प्लस N। इसको हम लिख सकते हैं गामा L प्लस M प्लस N, गामा P ओवर गामा L प्लस M प्लस N प्लस P। तो मैंने तीनों में रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई कर दी है। देखिए गामा L प्लस M से L प्लस M कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और जो रिमेनिंग टर्म है वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि गामा L, गामा M, गामा N, गामा P ओवर गामा L प्लस M प्लस N एंड प्लस P। ओके, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं अब यहां पर, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power 4
1 माइनस रूट एक्स टू द पावर 5 एंड डी एक्स। ठीक है, तो पहले बीटा एम एन का फॉर्मूला बता देते हैं यहां पर ना। जो मैंने आपको बीटा एम एन का फॉर्मूला लिखाया था ये था इंटीग्रल 0 to 1 एक्स टू दी पावर एम माइनस 1 1 माइनस एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 और डी एक्स। ठीक है, ये मैच हो सकता था अगर यहां पर रूट ना होता, तो यहां से चेंज करना स्टार्ट करो आप। सबसे पहले आप क्या करें कि रूट एक्स को आपने टी लेट किया, तो एक्स आपका आ जाएगा बच्चों टी स्क्वायर और डी एक्स आ जाएगा बच्चों 2t एंड डी टी। लिमिट पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो देखिए जो इक्वेशन चेंज हो जाएगी आपकी इंटीग्रल 0 to 1 एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर है, तो एक्स टू दी पावर 4 कितना हो जाएगा, टी टू दी पावर 8 हो जाएगा, 1 माइनस टी एंड पावर 5 और dx है बच्चों 2t एंड dt। 2 हम कॉमन ले लेते हैं, फाइनली ये हुआ t टू दी पावर 9 1 माइनस टी टू दी पावर 5 एंड dt। अब आप इसको m माइनस 1 और n माइनस 1 की फॉर्म में पहले चेंज करें, तो ये बनेगा 0 to 1 टी टू दी पावर 10 माइनस 1 एंड 1 माइनस टी टू दी पावर 6 माइनस 1 एंड dt। तो क्या फॉर्मूला बना ये, बीटा 10, 6 का फॉर्मूला बना बच्चों ये। दिस इज बीटा 10 and 6, ये रिजल्ट बनकर आया है बच्चों ये। अब इसको गामा में चेंज करते हैं, ये हो जाएगा गामा 10 गामा 6 अपॉन गामा 10 + 6। और मैंने आपको बताया था गामा जो होता है फैक्टोरियल गामा से एक कम होता है, मिनटू से ऊपर मैं लिख सकता हूं 9 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल और डिवाइड में 15 फैक्टोरियल हो जाएगा। 10 + 6 यानी कि 16 गामा, और 16 गामा का मतलब एक कम करेंगे तो 15 फैक्टोरियल आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये तो मैंने 6 फैक्टोरियल को ओपन किया एंड दिस इज 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 11 10 और यहां पर आ जाएगा फाइनली 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हुआ, 5 एंड 3 से मैंने 15 कैंसिल आउट किया, 6 एंड 2 से मैंने 12 कैंसिल आउट किया, और इसके बाद 2 से मैंने 5 टाइम ये कैंसिल आउट किया, 2 7 जा 14 मैंने ये कैंसिल आउट किया। तो फाइनल आंसर जो आ रहा है बच्चों इसका, ये आ रहा है 1/15 015। ठीक है, अच्छा फैक्टोरियल यहां पर ये फैक्टोरियल 5 आएगा। दोबारा से देखते हैं, ये बनेगा आपके पास 2 इंटू 9 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1/15 इंटू 14 13 12 11 10 एंड 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हुआ, 5 इंटू 3 से 15 कैंसिल आउट हुआ, 4 से 3 टाइम हमने ये कैंसिल आउट किया, 2 से 5 टाइम हमने ये कैंसिल आउट किया, 2 से 7 टाइम हमने ये कैंसिल आउट किया, और जब आप इसको प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा 1/15 015। ये आपका फाइनल आंसर होगा बच्चों। तो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो मैं यहाँ पे कवर करा रहा हूँ आपको। और अब बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं हम, डिरिचलेट इंटीग्रल एंड इट्स एप्लीकेशन पर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। डिरिचलेट इंटीग्रल एंड इट्स एप्लीकेशन, ये हमारा टॉपिक होने वाला है अब।
ठीक है बच्चों। If L, M, N are all positive, then triple integral x to the power L minus 1, y to the power m minus 1, z to the power n minus 1 dx, dy and dz, ये होता है बच्चों गामा एल, गामा एम, गामा एन ओवर गामा एल प्लस एम प्लस एन। दिस इज द डिरिचलेट इंटीग्रल जहां पे एल एम एन आपको एक्स वाई जेड की पावर से मिलते हैं। वेयर V is the region x is greater than 0, y is greater than 0, z is greater than 0 and x plus y plus is less than 1। ये कंडीशन आपकी बाउंड्री कंडीशंस होती हैं बच्चों। दिस इज योर बाउंड्री कंडीशन। तो मेन क्या है, हमें इस इंटीग्रल का फॉर्मूला बनाने के लिए हमें पहले ये कंडीशन मैच करानी होती है। कंडीशन को कैसे समझेंगे आप, जैसे एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड ही लेस देन या इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो समझो वेरिएबल आपको तुरंत चेंज करना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन की हेल्प से समझाता हूं बच्चों आपको। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, यूज डिरिचलेट इंटीग्रल to evaluate triple integral x y z dx dy dz। तो ये हमें यहां पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। थ्रू आउट द वॉल्यूम बाउंडेड बाय x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 0। तो ये तो बाउंड्री कंडीशंस होती ही है, मैच हो रही है हमारी। एंड बेसिक हमें यहां देखना होता है। अब देखिए यहां पर तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1 है, यानी कि इस क्वेश्चन में मुझे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूले को मैच कराऊंगा और रिजल्ट निकल कर आएगा। अब देखिए सॉल्यूशन क्या बनने वाला है। मैंने आपसे बताया था पहले हमेशा बाउंड्री कंडीशन पर ही ध्यान देना, तो बाउंड्री कंडीशन ही लिख लेता हूं मैं पहले, जो कि हमारी क्लियरली मैच हो रही है। y इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब हम यहां पर इंटीग्रल लिखते हैं बच्चों, दिस इज एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। अब देखिए डिरिचलेट इंटीग्रल हमें क्या कहता है कि x की पावर l माइनस 1 होना चाहिए, y टू दी पावर m माइनस 1 होना चाहिए और z टू दी पावर n माइनस 1। x टू दी पावर l माइनस 1 होना चाहिए, y टू दी पावर m माइनस 1, z टू दी पावर n माइनस 1। तो यहां पर एक कमी है बस कि ये l माइनस 1, m माइनस 1 और n माइनस 1 की फॉर्म में नहीं है। तो पहले उस फॉर्म में चेंज करते हैं, उसके बाद आगे का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे बच्चों, x टू दी पावर 1 है तो माइनस 1 बनाने के लिए पावर में मैं 2 माइनस 1 लिख देता हूं, y टू दी पावर को भी 2 माइनस 1 और z टू दी पावर को भी 2 माइनस 1, तीनों सेम ही तो बात है। एंड दिस इज dx dy dz। और अब आप यहां से डिरिचलेट इंटीग्रल सीधा सीधा अप्लाई कर सकते हैं। ये आएगा आपके पास गामा 2 गामा 2 गामा 2 गामा एल गामा एम गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1। देखिए गामा 2 का मतलब होता है 1 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल में कम हो जाता है ना गामा, तो 1 फैक्टोरियल ये बना, 1 फैक्टोरियल ये बना, 1 फैक्टोरियल ये बना। ये कितना बन रहा है, 7 बन रहा है, यानी कि हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। तो 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल, आई थिंक 1 अपॉन 720,
ये इसका फाइनल आंसर निकल कर आने वाला है बच्चों। देखो ये बात आपको समझ में आती है क्या? कंफर्म एवरीवन? चलिए अब आपको मैं क्वेश्चंस की हेल्प से समझाता हूं चेंज कब करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द मास ऑफ एन ऑक्टेंट ऑफ द एल्पसाइड ellipsoid एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. The density at any point being the density at any point being rho equals k x y z. ये आपको यहां पर डेंसिटी दिया है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मास क्या होता है। मास होता है बच्चों वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास इक्वल्स होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। कई बार एरिया भी मिल जाता है तो एरिया इनटू डेंसिटी भी कर देना। अब वॉल्यूम को तो हम बोलते हैं ट्रिपल इंटीग्रल। इंटीग्रल में यही तो होता है वॉल्यूम, ट्रिपल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। और डेंसिटी यहां पर कितना है, रो है। रो की वैल्यू रिप्लेस कर दो। तो फाइनली जो मास मुझे फाइंड आउट करना है उसके लिए हमने यहां पे फॉर्मूला कंसिडर कर दिया है। इट इज के एक्स वाई जेड एंड डी एक्स डी वाई डी जेड। रो की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन था वो यहां पर मैंने पुट कर दिया है। अब कंडीशन देखते हैं कौन सा सरफेस के लिए बात कर रहा है। ये कर रहा है फाइंड द मास ऑफ एन ऑक्टेंट ऑफ द इलिप्सॉइड। ये है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब ध्यान देना फर्स्ट ऑक्टेंट में है। फर्स्ट ऑक्टेंट में होने का मतलब एक्स भी 0 से बड़ा, वाई भी 0 से बड़ा और जेड भी 0 से बड़ा। और एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास है 1, ठीक है। तो x भी 0 से बड़ा है बच्चों, y भी और z भी। फर्स्ट ऑक्टेंट में तो 0 से बड़ा ही होगा ना, पॉजिटिव रहता है वो तो। ठीक है। और आपकी कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। मैंने आपसे क्या कहा था, डिरिचलेट इंटीग्रल में तब अप्लाई कर सकता हूं बच्चों जब मेरी कंडीशन अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड इंटीग्रल है तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1 होना चाहिए या लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, उसके तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है। अब ये कंडीशन मैच कराने के लिए मुझे वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा बच्चों। तो अब मैं यहां पर वेरिएबल को चेंज करता हूं कि वेरिएबल यहां पर क्या बनने वाले हैं। तो देखिए वेरिएबल कैसे चेंज होते हैं बस ये सीख लो, क्योंकि डायरेक्टली इंटीग्रल भी आ सकता है, अदरवाइज लैंग्वेज बेस में तो हमने ये क्वेश्चन यहां पर कर ही रहे हैं। ठीक है, देखिए बच्चों वेरिएबल कैसे चेंज करना है वो समझो। आप लेट करें कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू यू है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू वी है, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू डब्ल्यू है। तो देखो आपकी कंडीशन लीनियर फॉर्म में चेंज हो गई है, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 1। यानी कि अगर ये पूरा इंटीग्रल डी यू डी वी डी डब्ल्यू में चला जाएगा तब आप डिरिचलेट इंटीग्रल आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरे इंटीग्रल में अब मैं एक्स वाई जेड को यू वी डब्ल्यू की फॉर्म में चेंज करता हूं। सबसे पहले मेरे पास है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल्स टू यू, यानी कि एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर यू, इट मीन्स एक्स हो जाएगा बच्चों ए रूट यू, और dx जब आप फाइंड आउट करेंगे तो a रूट यू का डिफरेंशियल 1 अपॉन 2 रूट यू एंड du। देखो ये बात आपको समझ में आती है क्या,
dx आया a ओवर 2 रूट यू एंड du। फिर हमने वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को तो v लेट किया हुआ है, तो अब हम यहां पर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को v लेट करते हैं, यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू वी, यानी कि y इक्वल्स आएगा बी रूट वी, तो dy हो जाएगा b 1 अपॉन 2 रूट वी एंड dv। ऐसे ही जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर को आपने w लेट किया, तो जेड स्क्वायर इक्वल्स आया हमारे पास सी स्क्वायर w, यानी कि जेड आ जाएगा सी रूट w, तो डी जेड इक्वल्स आया सी 1 अपॉन 2 रूट w एंड डी डब्ल्यू। ये सभी वैल्यूज अब यहां पर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू, डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू। तो फ्रॉम फर्स्ट पुट इन फर्स्ट मास इक्वल्स क्या है, इंटीग्रेशन के एक्स वाई जेड, यही तो है फर्स्ट इक्वेशन, डी एक्स डी वाई डी जेड, इट इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल। देखिए के तो कांस्टेंट है, इसलिए के को तो आप इंटीग्रल से बाहर ही लिख दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, तो के को तो हमने इंटीग्रल से बाहर निकाला। एक्स की वैल्यू देखो, वाई की वैल्यू देखो, जेड की वैल्यू देखो, तो एक्स है आपके पास यहां पर आइए ए रूट यू, वाई है बी रूट वी और जेड है सी रूट डब्ल्यू। तो एक्स तो हुआ हमारे पास ए रूट यू, वाई हुआ हमारे पास बी रूट वी और जेड हुआ हमारे पास सी रूट डब्ल्यू। डी एक्स देखो कितना है, डी एक्स है हमारे पास ए अपॉन 2 रूट यू एंड डी यू, डी एक्स है हमारे पास ए अपॉन 2 रूट यू एंड डी यू, डी वाई है हमारे पास बी अपॉन 2 रूट वी एंड डी वी और डी जेड है हमारे पास सी अपॉन 2 रूट डब्ल्यू एंड डी डब्ल्यू। सबसे पहले तो कांस्टेंट को इंटीग्रल से बाहर लिखो आप, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तीन कांस्टेंट बन रहे हैं। डिवाइड में आपके 8 आ रहा है बच्चों, देखो रूट यू से रूट यू कैंसिल आउट हो रहा है, रूट वी से रूट वी और रूट डब्ल्यू से रूट डब्ल्यू। तो इंटीग्रल के अंदर तो फाइनली मुझे केवल डी यू डी वी और डी डब्ल्यू बनता नजर आ रहा है। अब एक प्रॉब्लम है, अगर मुझे यहाँ पर डिरिचलेट इंटीग्रल अप्लाई करना है तो मेरे पास फॉर्मूला होता है एक्स टू द पावर एल माइनस वन, वाई टू द पावर एम माइनस वन, जेड टू द पावर एन माइनस वन का ट्रिपल इंटीग्रल। तब आप गामा एल गामा एम गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस वन लिखते हैं। अब यहां पर तो ऐसा नहीं हो रहा है, तो यूवीडब्ल्यू बनाने के लिए आप क्या करें, दिस इज के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 8 ट्रिपल इंटीग्रल यू टू दी पावर 1 माइनस वन, वी टू दी पावर 1 माइनस वन, डब्ल्यू टू दी पावर 1 माइनस वन, डी यू डी वी एंड डी डब्ल्यू। अब आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, एल भी वन है यहां पर, एम भी वन है और एन भी वन है, इट इज गामा वन ओवर गामा वन प्लस वन एंड प्लस वन। गामा वन तो वन ही होता है, डिवाइड में गामा 4 बन रहा है यानी कि फैक्टोरियल 3। तो ये आया हमारे पास के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ओवर 8 इंटू 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6। तो मास फाइनली आ जाएगा यहां पर के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 48। ये हमारा फाइनल रिजल्ट यहां पर बनकर आया है। ओके बच्चों, जो भी क्वेश्चन आएगा सेम इसी पैटर्न पे आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड surmounted by the surface
x अपॉन a टू दी पावर 2/3 प्लस y अपॉन b टू दी पावर 2/3 प्लस z अपॉन सी टू दी पावर 2/3 इक्वल्स टू 1। वॉल्यूम निकाल, अब ध्यान रखना बच्चों, सॉलिड के केस में क्या होता है, अगर आप वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम जो होता है उसमें 8 ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz होता है, 8 का प्रोडक्ट होता है अगर सॉलिड की फॉर्म में वॉल्यूम निकाल रहे हैं। बट उसमें भी एक ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन में सॉलिड का वॉल्यूम निकालने के लिए कहता है और फर्स्ट ऑक्टेंट में कहता है, तब 8 से प्रोडक्ट मत करना, तब तो वो 1 ही रह जाएगा ना, ठीक है, तब तो 1 ही रह जाएगा, तो आपका सीधा सीधा ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz होगा। बट अगर सॉलिड कहता है और पूरा एरिया निकालने के लिए कहता है तो वहां पे 8 से प्रोडक्ट करना, जैसे यहां पर कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सरमाउंटेड बाय द, इस सरमाउंटेड सरफेस से बनकर जो सॉलिड बन रहा है उसका वॉल्यूम निकालना है, तो सब कुछ कवर करना है, तो यहां पर 8 dx dy dz होगा वॉल्यूम, बस ये ध्यान रखना है, बाकी प्रोसेसिंग बिल्कुल सेम है। मैंने जो बताया है वो ये बताया है कि यहां पर जब आप वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो ये होगा 8 ट्रिपल इंटीग्रल dx dy और dz, बस ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बना बच्चों यहां पर। और अब आपको कंडीशन क्या दिया है, यहां पे कंडीशन है हमारे पास कि x अपॉन a टू दी पावर 2/3 प्लस y ओवर b टू दी पावर 2/3 प्लस z ओवर c टू दी पावर 2/3 इक्वल्स टू 1 है। तो मैंने आपसे कहा था कि भाई x प्लस वाई प्लस जेड की फॉर्म होना चाहिए, तो मेरे लिए तो ये प्रॉब्लम है, तो अब आप इसको पहले UVW में चेंज करेंगे और उसके बाद इसका इंटीग्रल करेंगे। तो आप यहां पर भी यही लेट करने वाले हैं कि x अपॉन a टू दी पावर 2/3 इक्वल्स टू u, यानी कि x अपॉन a आ जाएगा u टू दी पावर 2/3, इट मीन्स x इक्वल्स आएगा au टू दी पावर 2/3, तो फाइनली dx आ रहा है a इंटू 2/3u पावर 2/3 -1 और du। देखो ये बात समझ में आती है क्या, एक चेंज करना पड़ेगा बच्चों, जब पावर इधर से इधर रिवर्स हो जाता है ना, पावर अगर शिफ्ट होता है इधर साइड से इधर साइड जाता है तो रिवर्स, जैसे हाफ होता है तो स्क्वायर हो जाता है इधर आकर, ऐसे ही 1/2 2 हो जाता है ना, तो इसको रिवर्स करना मत भूल जाना। y अपॉन बी टू दी पावर 2/3 को आपने v लेट किया, मेरा कहने का मतलब ये है कि y अपॉन बी जो होगा वो v टू दी पावर 3/2 होगा, इधर आकर पावर ये 3/2 हो जाएगी, तो y इक्वल्स हो जाएगा b v टू दी पावर 3/2, तो dy आएगा आपके पास b 3/2 v टू दी पावर 3/2 -1 एंड dv। ऐसे ही जब आप z अपॉन सी टू दी पावर 2/3 को w लेट करेंगे तो ये आ जाएगा z अपॉन सी इक्वल्स w टू दी पावर 3/2, z इक्वल्स सी w टू दी पावर 3/2, dz इक्वल्स सी 3/2 w टू दी पावर 3/2 -1 एंड dw। यहां से आगे अब आप खुद करेंगे, वैल्यू रिप्लेस करना, फॉर्मूला अप्लाई करना, जो आंसर आएगा इसका मैं फाइनली यहां पे लिख देता हूं, इट विल बी 4 पाई ABC अपॉन 35, 4 पाई ABC अपॉन 30, सिंपल बिल्कुल कैलकुलेशन बनने वाली है पुट करने के बाद, 4 पाई ABC अपॉन 35 ये इसका फाइनल आंसर आने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बच्चों एक्सटेंशन। ल्यूविलीज एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम। देखिए तो मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या बनने वाला है, मैं आपको सीधा सीधा वो बता रहा हूं अब यहां पर,
if the variables x, y, z are all positive, तो हमने कहा एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव हैं, सच दैट इनकी जो लिमिट है एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपका h1 से h2 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, देन ट्रिपल इंटीग्रल एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स टू द पावर l माइनस वन, y टू द पावर m माइनस वन, z टू द पावर n माइनस वन, dx dy dz इट इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, गामा एल, गामा एम, गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन। वन प्लस वन नहीं आया है यहां पर, इंटीग्रल की लिमिट h1 टू h2, फिर ये जो आपने x प्लस वाई प्लस जेड है ना, इसको तो u से रिप्लेस कर देते हैं, और u टू दी पावर होता है बच्चों l प्लस m प्लस n माइनस वन एंड du। तो x प्लस वाई प्लस जेड को आप बेसिकली u में चेंज करते हैं, ये इंटीग्रल कहता है। अब देखो मैं दोनों का कंपैरिजन करके बता रहा हूं आपको कि डिचलेट में और इसमें क्या फर्क है। अगर यही क्वेश्चन डिचलेट, मतलब अगर डिचलेट इंटीग्रल ये होता तो आप इसको ऐसे लिखते, dx dy dz, और फॉर्मूला क्या बनता, गामा एल, गामा एम, गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस वन। तो देखिए फर्क इधर से देख लीजिए, ये तो मैच कर रहा है, बट एक फंक्शन भी आपको मिलने वाला है मल्टीप्लाई में। ये जो फंक्शन होगा आपके पास प्रोडक्ट में, यहां पर ये x प्लस वाई प्लस जेड की फॉर्म में होगा, डेफिनेटली आपको x प्लस वाई प्लस जेड की फॉर्म मिलेगा ही मिलेगा। फिर हम चेंज क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड को तो u में चेंज कर देंगे, यानी कि फंक्शन में वहां पर तो u आ जाएगा, और इंटीग्रल की लिमिट कुछ ना कुछ जरूर गिवन होगा वहां पर, u टू दी पावर l प्लस एम प्लस एन माइनस वन, और ये सब चीजें यहां पर ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं फिर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन log x प्लस वाई प्लस जेड dx dy dz। The integral extending over all positive, the integral extended over all positive and zero values of x, y, z। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये सब है यहाँ पर सब्जेक्टेड टू द कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, सब्जेक्टेड टू द कंडीशन जीरो इज लेस देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन वन। तो देखो h1 से h2 लिखा था ना हमने, यहाँ पर ये 0 से 1 के बीच में है। आपको देखो फंक्शन में लोग नजर आ रहा है ना, x प्लस वाई प्लस जेड जरूर कहा था मैंने मिलेगा, तो ये मिला हुआ है, यहां से आप इसको पहचान सकते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन कैसे बनेगा। सॉल्यूशन बनाने के लिए हम क्या करें, जो इंटीग्रल है हमारे पास ये है ट्रिपल इंटीग्रल log x प्लस वाई प्लस जेड log x प्लस वाई प्लस जेड dx dy और dz।
सबसे पहले तो देखो भाई, फंक्शन तो मेरे पास है यहाँ पर, ये तो मैंने मान लिया कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड की फॉर्म में एक लोग का फंक्शन मिल चुका है हमें। पर प्रॉब्लम ये है, एक्स वाई जेड की पावर एल माइनस वन एम माइनस वन और एम माइनस वन भी तो नहीं है। तो मैंने यहाँ पर एक्स की पावर वन माइनस वन लिया बच्चों, वाई की पावर वन माइनस वन और जेड की पावर वन माइनस वन, डी एक्स डी वाई डी जेड। भाई वन माइनस वन तो किसी की पावर जीरो वन ही होता है। अब मैच करके देखो पहले, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड होना चाहिए, ये लिखा हुआ लोग एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स टू दी पावर एल माइनस वन, वाई टू दी पावर एम माइनस वन, जेड टू दी पावर एन माइनस वन होना चाहिए। ये रहा आपके पास एक्स टू दी पावर वन माइनस वन, वाई टू दी पावर भी वन माइनस वन बनाना पड़ा हमें, जेड टू दी पावर भी वन माइनस वन बनाना पड़ा यहाँ पर, यानी कि एल एम एन तीनों आपके वन ही है। अब देखिए चेंज क्या करेंगे, गामा एल यहाँ मतलब गामा वन, ठीक है, डिवाइडेड बाई गामा एल प्लस एम प्लस एन। समझ में आया, गामा एल गामा एम गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एन, यानी कि हर एक वैल्यू यहाँ पर वन है। फिर इंटीग्रल, इंटीग्रल में अब यहाँ पर लिमिट देखो जीरो से वन है, ये दिया है ना, एक्स प्लस वाई लाइज बिटवीन जीरो टू वन। फिर इधर जहां पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड नजर आ रहा है उसको यू से रिप्लेस करो, तो ये बन जाएगा यो लोग यू एंड यू टू दी पावर। अब यू टू दी पावर क्या बनता है, एल प्लस एन माइनस वन, यानी कि एल प्लस एन माइनस वन एंड डी। इस तरह से हमें ये चेंज करना है। तो फाइनली गामा वन तो वन ही होता है, डिवाइड में गामा थ्री बन रहा है, यानी कि वन अपॉन टू फैक्टोरियल होगा ये। तो ये तो बच्चों वन अपॉन टू मिला मुझे, जीरो टू वन, और यहां से मिल रहा है मुझे लोग यू एंड साथ में है यू स्क्वायर एंड डी। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन लिया जाएगा आइलेट के अकॉर्डिंग। ये सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड अप्लाई करो, फर्स्ट इंटू सेकंड अप्लाई करो, ठीक है। तो क्या आएगा फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन यानी कि लोग यू ऐसे ही, सेकंड फंक्शन जो कि यू स्क्वायर है उसको आप इंटीग्रल करेंगे, तो यू टू दी पावर सॉरी यू टू दी पावर थ्री अपॉन थ्री हो जाएगा ये। फिर माइनस साइन, साइन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट यानी कि लोग यू का डिफरेंशियल वन अपॉन यू, यू स्क्वायर का इंटीग्रल यू क्यूब अपॉन थ्री एंड डी यू, और लिमिट यहां पर है जीरो टू वन। देखो बात समझ में आती है क्या, फर्स्ट फंक्शन लोग यू ऐसे ही, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल यू स्क्वायर का यू थ्री अपॉन थ्री हुआ, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल, लोग यू को डिफरेंशिएट करके लिखा वन अपॉन यू आया हमारे पास, फिर यू स्क्वायर को इंटीग्रल यू क्यूब बाई थ्री आया, लिमिट हमारा यहाँ पर जीरो टू वन हमें क्लियरली मेंशन हो रहा है। तो ये बना हमारे पास वन अपॉन टू, वन अपॉन थ्री यू क्यूब एंड लोग यू, ये तो कैलकुलेशन में आ ही चुका है। अब यहाँ पर क्या आएगा देखो, यू से यू कैंसिल आउट होकर यू स्क्वायर बचेगा, फिर उसका इंटीग्रल करेंगे तो अगेन यू क्यूब बाई थ्री आएगा, तो ये आया बच्चों यू क्यूब बाई नाइन एंड लिमिट इज जीरो टू वन। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, तो वन अपॉन टू, देखिए जब आप वन पुट करेंगे तो लोग वन आपका जीरो हो जाएगा, माइनस मिलेगा मुझे वन अपॉन नाइन, और जब आप जीरो पुट करेंगे तो ये भी आपका कंप्लीटली जीरो ही होगा। तो फाइनल आंसर जो हमारा आ रहा है इट इज माइनस वन अपॉन एटीन। तो दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट इंटीग्रल। मुझे उम्मीद है आपको ये यहां से अच्छे समझ में आया होगा। ओके बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख देते हैं बच्चों, ये आप खुद से कर लेना। डिरिचलेट इंटीग्रल का क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं यहाँ पे। फाइनली क्वेश्चन है आपके पास, इवेल्युएट ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द वॉल्यूम v ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर। This is dx, dy and dz, where v is the region bounded by ये डिरिचलेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है बच्चों, बाउंडेड बाय
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, मैं तरीका बता देता हूं। देखो, एक्स स्क्वायर को यू लेट करेंगे, वाई स्क्वायर को वी लेट करेंगे और जेड स्क्वायर को डब्ल्यू लेट करेंगे। तो यहां पर हमारे पास लेट करेंगे आप कि भाई ये जो एक्स स्क्वायर है ये तो यू है, वाई स्क्वायर आपके पास वी है, जेड स्क्वायर आपके पास डब्ल्यू है। तो आपकी कंडीशन हो जाएगी u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 1। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे बच्चों, हमने जो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यू लेट किया है यहां से x आप रूट यू निकालेंगे तो dx आ जाएगा 1/2 रूट यू एंड डी। वाई स्क्वायर जो आपने v लेट किया है y यहां से रूट v हो जाएगा और dy हो जाएगा 1/2 रूट वी एंड डी वी। जेड स्क्वायर जो कि यहां पर w है, जेड यहां पर रूट w हो जाएगा और डी जेड हो जाएगा 1/2 रूट w एंड डी डब्ल्यू। ठीक है, बस एक चीज अब ध्यान रखना है। देखो, ऊपर जैसे वैल्यू रिप्लेस करेंगे, हमारे पास इंटीग्रल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड। तो आपने यहां पर वैल्यूज रिप्लेस करना स्टार्ट किया। देखो, ए एक्स स्क्वायर का मतलब यू है, वाई स्क्वायर का मतलब वी है और जेड स्क्वायर का मतलब डब्ल्यू है। डी एक्स का मतलब 1/2 रूट यू डी यू, डी वाई का मतलब 1/2 रूट वी डी वी और डी जेड का मतलब 1/2 रूट डब्ल्यू डब्ल्यू। यहां से ये जो प्लस है ना इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर लेना आप। मतलब ये हुआ कहने का कि जब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उससे पहले आप इसमें ये करना बच्चों कि a इंटू यू इंटू 1/8 रूट यू रूट वी रूट डब्ल्यू ठीक है, एंड दिस इज डी यू डी वी डी डब्ल्यू। ऐसे ही प्लस ट्रिपल इंटीग्रेशन b इंटू वी 1/2 8 हो जाएगा ये भी, रूट यू रूट वी रूट डब्ल्यू एंड दिस इज डी यू डी वी एंड डी डब्ल्यू। इन सेम मैनर प्लस ट्रिपल इंटीग्रल सी डब्ल्यू 1/8 रूट यू रूट वी रूट डब्ल्यू एंड डी यू डी वी डी डब्ल्यू। तो 3 अलग अलग पार्ट में ब्रेक करना है, तीनों में अलग अलग में आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। चेंज कर लेना, u टू दी पावर l-1 v टू दी पावर m-1 w टू दी पावर n-1 की फॉर्म में चेंज करके सीधा सीधा डिस्क्रीट फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो दिस वाज योर यूनिट नंबर 4 विच वाज मल्टीपल इंटीग्रल। मैंने यहाँ पर लगभग जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब कवर कराने का बिल्कुल कोशिश किया है बच्चों। आपको इस वीडियो से डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर कीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, उसी से ही आपको बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ से भी आपको सपोर्टिव फॉर्म में बहुत अच्छा बेनिफिट बच्चों मिल जाएगा अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखते हैं। आप लोगों को एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जेईसी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके एग्जाम बहुत अच्छे जाएं, ऐसी हम उम्मीद करते हैं बच्चों। शुभकामनाएं आपको देते हैं, आपके एग्जाम बहुत अच्छे जाएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।